एक बार फिर से मैं आलोक रमन आप सबों का राष्ट्रीय रमन सीटेड क्लास में अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपना एक नया वीडियो फिर से लेकर आया हूं हिंदी सेक्शन का भाषा कौशल। और बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई वीडियो अगला आ नहीं रहा है। तो इसका भी कारण था कि अभी फ़िलहाल मैं विभिन्न प्रकार के नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के लिए जा रहा था। इस कारण से मैं अपने नए वीडियो को नहीं ला पाया। लेकिन आज जब मैं फिर फ्री हुआ तो लगा कि नहीं, मुझे अब एक और वीडियो बनाना चाहिए और हिंदी सेक्शन पर ही बनाना चाहिए क्योंकि इसी की शुरुआत की जा रही है अभी। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इतने दिनों तक जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था वो कारण था कि वर्तमान में बिहार में शिक्षकों की बहाली चल रही थी, तो मैं भी उसी प्रक्रिया में शामिल हो रहा था। तो संयोगवश कहिए कि मेरा भी चयन हो गया है। तो मैं भी शिक्षक पद के लिए बिहार के सरकारी विद्यालयों में चयनित हो गया हूँ और आज जाकर के पूर्ण रूप से मुझे लगा कि मैं अब फ्री हो चुका हूँ, तो मुझे अब वीडियो बनाने चाहिए। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक नवीन टॉपिक, नए बिंदु को लेकर के आया हूँ, जो है भाषा कौशल। यानी आज से पहले के वीडियो को यदि आप देखोगे तो सामग्री से संबंधित था कि एक हिंदी शिक्षक को शिक्षण करने के दौरान किन किन सामग्रियों का ख्याल रखना होगा और कैसे बच्चों को ज्ञान देना होगा, कैसे अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होगा। लेकिन आज हम मूल रूप से उन कौशल की बात करेंगे जो भाषा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इस कौशल को ही समझने का प्रयास करेंगे। तो भाषा कौशल के बारे में कहा जाता है कि ये एक बेहतर तरीका होता है अपने आप को प्रस्तुत करने का। यानी यूँ कहिए कि भाषा का वो बेहतर तरीका जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, स्वयं को प्रस्तुत करने की जो हमारी योग्यता होती है वही वस्तुतः भाषा कौशल होती है। और हमारी जो संप्रेषण दक्षता होती है वो मूल रूप से हमारी भाषा कुशलता पर ही निर्भर करती है। हमारी भाषा कुशलता ही हमें लोगों के बीच अपने विचारों को रखने में सफलता प्रदान कराती है। अब ये जो भाषा कौशल है, इसमें जब एक शिक्षक अपनी कुशलता का परिचय शिक्षण के दौरान देता है तो इसे मूल रूप से इन कौशलों को शिक्षण के स्वरूप में दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक को प्रधान कौशल के रूप में जाना जाता है और दूसरे को गौण कौशल के रूप में जाना जाता है। और भाषा शिक्षण के ये मूल रूप से दो पार्ट होते हैं जो प्रधान कौशल और गौण कौशल के रूप में मूल रूप से कहिए प्रख्यात होते हैं। अब इससे पहले हम भाषा कौशल के स्वरूप को समझ लेंगे कि भाषा के जो कौशल हैं वो मूल रूप से 4 कौशल होते हैं और इन्हीं 4 कौशलों को शिक्षण के 2 स्वरूपों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके बारे में आपने प्रधान कौशल और गौण कौशल को समझा है। ये शिक्षण के वो 2 रूप होते हैं जिसके तहत भाषा के कुल 4 कौशलों को विभाजित किया जाता है। तो भाषा के ये 4 कौशल, एक श्रवण कौशल होते हैं, दूसरा वाचन या पठन होता है, तीसरा मौखिक कौशल होता है और चौथा लेखन होता है। अब भाषा कौशल, इसके मूल 2 पार्ट जिसके माध्यम से हम एक शिक्षक के तौर पर शिक्षण करते हैं, एक प्रधान कौशल, दूसरा गौण कौशल। प्रधान कौशल के तहत सुनना आता है जिसको आप श्रवण कौशल कहते हो, और बोलना आता है जिसे आप वाचन या पठन कहते हो, जिसे आप मौखिक स्वरूप में कहते हो कि मौखिक कौशल है। जबकि गौण कौशल की बात करेंगे तो वो पठन या वाचन होता है और द्वितीयतः लेखन होता है। यानी अब हम ये समझेंगे कि प्रधान कौशल क्या है और द्वितीयतः गौण कौशल क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रधान कौशल के यदि स्वरूप को आप देखोगे तो ये भाषा का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसे एक निरक्षर व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है। यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी इसका प्रस्तुतिकरण कर सकता है। उदाहरण स्वरूप में कि समझ लीजिए कि हम और आप जब अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो जिस समय हम मौखिक तौर पर किसी से वार्तालाप करते हैं या किसी की बातों को हम सुन रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें साक्षर ही होना है। गांव का वो व्यक्ति भी किसी की बातों को सुन लेता है या अपनी ओर से विचार रख देता है जो मूल रूप से निरक्षर होता है, कभी उसने विद्यालयी सैद्धांतिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, यानी सिर्फ व्यावहारिकता से वो जुड़ा हुआ है। जबकि गौण कौशल की हम बात करते हैं तो ये कौशल मूल रूप से अधिगम का स्वरूप होता है।
यानी बालक भाषा के जिस कौशलों का अधिगम कर लेता है वो कौशल गौण कौशल होता है। अब गौण कौशल के तहत क्या होगा? पठन या लेखन। पढ़ वही सकता है किसी भाषा को जिसने सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने विद्यालय में ज्ञान प्राप्त किया हो, और लिख भी वही सकता है जो साक्षर होगा। अर्थात पढ़ने और लिखने के दौरान हमारी साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि सुनने और बोलने के लिए हमारी साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी स्वरूप में देखिएगा, तो भाषा जो है मूल रूप से कहिए तो विद्वान कहते हैं कि ये ज्ञान का प्रवेश द्वार होता है। अर्थात ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके पास भाषा होगी। यानी जब आप देखो विद्यालय जाते हो, पहली समय के स्वरूप को यदि आप देखोगे, जब आप शुरुआती समय में विद्यालय जाते हो तो खाली स्लेट आप नहीं जाते हो। बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बच्चे कोई भी खाली या कोरा स्लेट नहीं होते हैं। विद्यालय जब वो जाते हैं तो उनके पास घर का अनुभव होता है, वो उन्हीं अनुभव को अपने साथ आत्मसात करके ले जाते हैं। अर्थात बच्चा खाली स्लेट होता नहीं है, यानी अपने साथ किसी न किसी अनुभव को ले जाता है। ये अनुभव ही भाषा है जो मूल रूप से कहिए ज्ञान का प्रवेश द्वार है। बालक अपने विचारों को जब अभिव्यक्त करेगा तो अभिव्यक्त करने के दौरान वो बोलता है या उसे लिखता है। यानी यूँ कहिए कि आप अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो तो मौखिक तौर पर आप बोल देते होंगे, या लिखित तौर पर आप रिटन रूप में उसे लिखित स्वरूप में दे देते हैं। ये विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका है। लेकिन यदि हम किसी के विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, तो उसमें हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। अर्थात यूँ कहिए कि जब आप बोलते हो तो आपकी बातों को जो सुन रहा होता है वो आपके विचारों को सुनकर ग्रहण करता है, या आप जब लिखित रूप से किसी के सामने संप्रेषित करते हो तो सामने वाला बंदा उसे लिखे हुए स्वरूप को पढ़ता है और पढ़ कर के ग्रहण करता है। अर्थात आपने लिख कर के संप्रेषण किया है, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, और उसने आपके विचारों को लिखित स्वरूप के विचारों को पढ़ता है और पढ़ करके आपके भावों को ग्रहण कर लेता है। अर्थात बालक यदि किसी के विचारों को ग्रहण करना चाहता है तो वो सुनकर ग्रहण कर सकता है या पढ़कर ग्रहण कर सकता है। अब सीटेट में यहीं से प्रश्न फंस जाएंगे कि बालक विशेष किसी के विचारों को किन रूपों में ग्रहण करता है। ऑप्शन दे देगा बोलकर, लिखकर, सुनकर, या इनमें से उपयुक्त में से सभी। आपका सीधा जवाब होगा पॉइंट नंबर सी कि बालक सुनकर विचारों को ग्रहण करता है। हो सकता है सुनकर ना दे करके ऑप्शन में दे दिया होगा पढ़कर, तो आपका सीधा जवाब होगा पढ़कर, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से सीटेट में प्रश्न आते हैं। अब आता है अगला बिंदु इसी में कि भाषा कौशल का महत्व क्या है। अर्थात हम जो इस कुशलता की बात करते हैं, भाषा योग्यता की बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं या ग्रहण करते हैं, इसका महत्व क्या है? तो महत्व के तौर पर सबसे पहला जो दिखाई पड़ता है वह है कि बालक अपने विचारों एवं अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकता है। अर्थात भाषाई कुशलता जब आपके पास होगी तो आप अपने विचारों को प्रस्तुत करोगे, और प्रस्तुत करने के साथ साथ आप अपने अनुभव को भी प्रस्तुत करोगे। यही है अनुभूतियाँ, कि जिसे आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिन चीज़ों का, उन्हें आप अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उन अनुभवों को आप तभी अभिव्यक्त करोगे जब आपके पास भाषा होगी। अब जैसे देखिए, आप आग को स्पर्श करोगे तो आपको जलन होगी। अब आग स्पर्श करने के बाद जब जलन हो रही है तो इस जलन का जो अनुभव आपको हुआ है, इसको आप तभी व्यक्त करोगे ना जब आपके पास भाषा होगी। यानी बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का ही सहारा लेता है। अर्थात भाषाई माध्यम से हमें इसकी कुशलता अर्जित करनी होगी, हमें इसके स्वरूप को विकसित करना होगा ताकि हम अपने विचारों को कहीं भी प्रस्तुत कर पाएं। साथ ही बालक दूसरों तक अपने भावों को आसानी से पहुंचा सकता है। यानी भाषाई कुशलता, इसका महत्व है कि हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं और आसानी से पहुंचा देते हैं। लेकिन ये तभी पहुंचाएंगे ना जब हमारे पास भाषा होगी, तभी तो हम अपने विचार दूसरों के सामने दे पाएंगे। साथ ही मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा कम समय में अपने विचारों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी मौखिक तौर पर बोल करके अपने विचारों को हम शीघ्रता से, समय बचा करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वो आपकी भावों को समझ लेगा।
साथ ही समाज में आप बेहतर ढंग से स्वयं को समायोजित करना चाहते हो तो स्वयं को समायोजित करने के लिए भी, अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए भी आप भाषा के माध्यम से ही अपने आप को स्थापित करोगे, समाज के लोगों से संपर्क करोगे, उनके साथ बेहतर तालमेल करोगे। ये तालमेल आप तभी बिठा सकते हो ना जब आपके पास भाषा होगी, यानी भाषा की कुशलता होगी। अब इन कुशलताओं में हम श्रवण कौशल की बात करेंगे कि श्रवण कौशल क्या है। तो सबसे पहले हम इस स्वरूप को समझेंगे कि श्रवण कौशल है क्या, फिर हम श्रवण कौशल के उद्देश्य और श्रवण कौशल के महत्व को समझेंगे। तो श्रवण कौशल यानी यूँ कहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है तो इस व्याख्यान को सुन करके उसके भाव को जो समझने की हमारी कला होती है वही श्रवण कौशल है। यानी हम किसी के विचारों को यदि आत्मसात कर रहे हैं, उसके द्वारा वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है, वो अपने भावों को प्रकट कर रहा है, तो हम उसको सुनते हैं और सुन करके उसी के भाव को अपने जीवन में उतार यदि रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम श्रवण कुशलता के माध्यम से ही ऐसा किए हैं। जैसे देखिएगा, एक प्राध्यापक जब वर्ग कक्ष में बच्चों के सामने संपादन कर रहा होता है, अपने विचारों का संप्रेषण कर रहा होता है, तो बालक के सामने उसके विचार प्रस्तुत हो रहे होते हैं और बच्चे उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुन रहे होते हैं, जिसके बाद उनके बातों को श्रवण करते हुए अपने मस्तिष्क में उसे फिट कर लेते हैं। अर्थात ये ध्यान केंद्रण का स्वरूप, सुनने की जो कुशलता है, यही श्रवण कौशल कहलाता है। अब श्रवण कौशल क्यों जरूरी है, अर्थात श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है, क्यों हमें श्रवण कुशलता हम में होनी चाहिए। तो श्रवण कुशलता के बाद यदि हम में श्रवण कुशलता होगी, सुनने की क्षमता होगी, हम किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते होंगे, तो इससे शुद्ध अर्थ और लोगों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसके वास्तविक भाव को समझने की हमें योग्यता का विकास होगा। यानी यूँ कहिए कि शुद्ध अर्थों के उसके स्वरूपों को हम समझेंगे। साथ ही जो व्यक्ति विशेष हमारे सामने अपने विचार को रख रहे हैं, उनके विचारों के द्वारा जो प्रस्तुत भाव है, हम उस भाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उसकी योग्यता हमें विकसित होगी। ये तभी होगी जब श्रवण कुशलता का विकास हम में होगा। साथ ही ध्वनि विशेष के अंतरों को भी हम समझ सकते हैं, ये तभी हम समझेंगे जब श्रवण कुशलता हम में आएगी। अब ये ध्वनि अंतर क्या होगा, जैसे देखिए गाय कैसे बोलती है और कुत्ता कैसे बोलता है, इन दोनों की ध्वनियों में अंतर होता है। इन अंतरों को हम तभी समझ सकते हैं ना जब हम में भाषाई कुशलता होगी, और ये भाषाई कुशलता श्रवण कुशलता हम में होगी। श्रवण कुशलता के माध्यम से ही दो पशुओं के आवाज़ों में हम फर्क पहचान पाएंगे। देख करके हम फर्क नहीं करेंगे, अपितु इनकी आवाज़ों में फर्क करने के लिए हमें इनकी आवाज़ों को सुनना होगा। अर्थात श्रवण कुशलता जब होगी तो ध्यान से हम सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो दो पशुओं के आवाज़ों की भिन्नता को हम समझ लेंगे। साधारण तौर पर समझिए ना, श्रवण कुशलता के कारण ही हम घर में माँ बाप के आवाज़ में फ़र्क पकड़ लेते हैं कि ये पिता की आवाज़ है, ये माँ की आवाज़ है। इन आवाज़ों में हम फ़र्क कैसे करते हैं, इन कुशलता के माध्यम से ही। साथ ही यदि हम श्रवण कुशलता हम में विकसित होगी, बेहतर ढंग से हम सुनना शुरू कर देंगे, इस कौशल का विकास हो जाएगा, योग्यताएँ विकसित हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर हम में शब्द भंडारों की वृद्धि होगी, क्योंकि नए नए शब्द हमारे सामने आएंगे जिसे हम सुनेंगे। सुनने के कारण वो हमारे मस्तिष्क में फिट होते जाएंगे, भंडारित होते जाएंगे, और इससे हम ध्यानमग्न हो करके सुनने की आदत को अपने आप में विकसित कर लेंगे। अब जब तक श्रवण कुशलता नहीं आएगी, हम में ध्यानमग्नता नहीं आएगी, हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएंगे, ध्यान लगाकर नहीं सुन पाएंगे। यानी ध्यान लगाकर सुनने के लिए जरूरी है कि श्रवण कुशलता हमें विकसित हो जाए, और जब हम सुनेंगे तो निश्चित तौर पर उच्चारण भी शुद्ध होगा। शुद्ध उच्चारण क्यों होगा, क्योंकि हमने अनुकरण किया। अनुकरण हमने क्यों किया, क्योंकि हमने सुना है, और सुनने का कारण क्या है, क्योंकि हमें श्रवण कुशलताओं का विकास हो चुका है। यानी श्रवण कुशलता के विकास के कारण हम लोगों के वक्तव्यों का अनुकरण करते हैं, जिससे शुद्ध उच्चारणों का विकास होता है। वक्ता जो हमारे सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, उनके भावों को हम सुनते हैं, अर्थात उनके विचारों को हम समझते हैं, और इससे समझने का सबसे सुंदर स्वरूप हमारा है हमारी श्रवण कुशलता। यानी इसके माध्यम से छात्रों का मानसिक विकास होगा। तो छात्रों के मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि श्रवण कुशलता हो, भाषा के प्रति उनकी रुचि पैदा होगी। साथ ही बच्चे यानी कि जो शुद्ध सामग्री है, उनके महत्वपूर्ण अंशों को वो बेहतर ढंग से पहचान पाएंगे। अब आता है कि श्रवण कौशल का महत्व क्या है।
तो उद्देश्य में ही महत्व भी परिलक्षित हो रहे हैं कि श्रवण कुशलता के कारण अन्य भाषाई कौशल भी अब विकसित होंगे। अब अन्य भाषाई कौशल कैसे विकसित होंगे? तो पहले तौर पर सुनिए कि आप सुनिएगा। जब आप किसी के बातों को सुनोगे, आप उनके भावों को समझोगे, तो निश्चित तौर पर उसी आधार पर आप प्रस्तुतिकरण भी करना शुरू कर दोगे। यानी श्रवण कुशलता के साथ साथ आपकी मौखिक कुशलताएं विकसित होने लगी हैं। और कहा भी जाता है कि अच्छा वक्ता भी वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। यानी जब आप में श्रवण कुशलताओं का विकास होगा तो निश्चित तौर पर आप विभिन्न भाषाई कौशलों को भी अपने आप में विकसित कर लोगे। ध्वनियों के जो बारीक अंतर होते हैं, उन अंतरों की भी समझ आप में विकसित हो जाएगी। अब जैसे गाड़ी, बाइक चल रही है तो उसकी बेल की आवाज कैसे आई, हॉर्न, या फोर व्हीलर आ रही है तो उसकी हॉर्न की आवाज कैसे है, घर में जो बेल बजता है उसकी हॉर्न की आवाज कैसे है। इन आवाजों की जो बारीक अंतर है, आप इन अंतरों को पहचानने लगते हो, इसकी समझ विकसित हो जाती है और इससे आपका अध्ययन क्षेत्र मजबूत होता है। यानी भाषाई कुशलता आपके अध्ययन शैली को मजबूती प्रदान करता है, इसके विकास को मजबूत करता है। अर्थात ये वो भाषाई कुशलता है जो हमारी श्रवण कुशलता को विकसित करता है। यानी जब तक हमारी श्रवण कुशलताएं नहीं विकसित होंगी, हम ध्वनियों के सूक्ष्म अंतरों को नहीं पहचान पाएंगे, हम अन्य भाषाई कौशल को नहीं समझ पाएंगे, ना ही उसका विकास कर पाएंगे, ना ही अध्ययन में मजबूती होगी। यानी आपको पढ़ने में भी तभी मजा आएगा जब आप श्रवण कर पाओगे। यदि श्रवण आप नहीं कर पाते हो तो पठन में भी मजा नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले श्रवण कुशलता को स्थान दिया जाता है। अब द्वितीयतः हम आते हैं मौखिक कौशल। अब मौखिक कौशल है क्या? अब ये वही है विचार संप्रेषण करने का मुंह से बोल करके तरीका। यानी हम जो अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करते हैं, जैसे एक शिक्षक वर्गकक्ष में मौजूद होते हैं और बच्चों के सामने लेक्चर दे रहे होते हैं, तो अपने विचारों को या किताब में प्रस्तुत विचारों को छात्रों के सामने वो प्रस्तुत कर रहे होते हैं। अर्थात छात्र के मनोभावों का मौखिक रूप से जो प्रस्तुतिकरण होता है वही मौखिक कौशल है। अब मौखिक कौशल क्यों विकसित किया जाए, आप में मौखिक कुशलता का क्यों विकास हो, आखिर उद्देश्य क्या बनाया गया है? तो व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग सिखाना हो तो इसके लिए भी मौखिक कौशल जरूरी है। धारा प्रवाह बोलना आपको सिखाना हो तो जरूरी है कि मौखिक कुशलता का विकास किया जाए। यानी वर्गकक्ष में एक शिक्षक आपको आपसे प्रश्न करते हैं, आपसे जवाब चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मौखिक कुशलता को विकसित करते हैं। यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपको भाषण देने के लिए बुलाया जाता है तो निश्चित तौर पर आपकी भाषाई कुशलताएं और उन भाषाई कुशलता में मौखिक कुशलताओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इससे आगे क्या होगा कि आप निसंकोच भाव से अपने विचार को प्रस्तुत कर पाओगे। तो ये तभी करोगे ना जब मौखिक कौशल का विकास किया जाएगा। यानी मौखिक कौशल विकसित करने के उद्देश्य निहित किए जाएंगे। अर्थात मौखिक कौशल का उद्देश्य होता है कि निसंकोच भाव से बालक अपने विचार को प्रस्तुत करें, इसीलिए इस कुशलता को विकसित किया जाए। बालक शब्दों के उतार चढ़ाव को समझे, उसके विराम चिन्हों को समझे, इसलिए मौखिक कुशलता का विकास किया जाता है कि बालक विराम चिन्हों के आधार पर रोकने के स्वरूप को समझे, कब शब्दों को तीव्रता के साथ बोलना है, कब धीमी गति से बोलना है, इस उतार चढ़ाव को समझे और इसे व्यवस्थित रूप से सिखाने के लिए मौखिक कौशल को विकसित किया जाता है। परिस्थिति के अनुसार भाषा को प्रयुक्त करने के लिए मौखिक कुशलता को विकसित किया जाता है कि बालक परिस्थिति की नजाकत को समझे और उसी के अनुरूप अपने स्वरूप अपनी भाषाई प्रयोग को प्रस्तुत करे। साथ ही संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका विकास किया जाता है। अब आता है कि मौखिक कौशल का उद्देश्य के साथ साथ अब महत्व क्या होगा। तो महत्व मौखिक कौशल का है कि ये हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत कर देगा। आप जब समाज में रहते हो तो समाज के लोगों के साथ कैसे जुड़ते हो, विचारों का आदान प्रदान करके। ये विचार ऐसा नहीं है कि आप मूक रहते हो, अपितु आप बोल करके संप्रेषित करते हो और उनके भावों को श्रवण भी करते हो। यानी सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए मौखिक कुशलता हमें होनी चाहिए। दैनिक दिनचर्या में संप्रेषण का ये एक महत्वपूर्ण साधन होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप हर एक कार्यों में मौखिक तौर पर वाचन करते हो। यहाँ भी मौखिक कुशलता जरूरी है कि इसमें आपको पूर्ण रूप से बेहतर होना चाहिए ताकि आप अपने भावों को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। अभिव्यक्ति का ये सबसे सुंदर तरीका होता है। अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, स्वयं को प्रदर्शित करने का सबसे सुंदर साधन होता है। साथ ही इसके माध्यम से बोलने में जो स्वाभाविकता आती है,
ये हम बालकों में, या यूं कह सकते हैं कि जिनमें भी मौखिक कुशलताएं विकसित हो गई हैं, वो अपने स्वरूप में जब बातें करेंगे, अपने विचारों को संप्रेषित करेंगे, तो वो स्वाभाविक हो जाएंगे, उनमें विश्वास के भाव आ जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेंगे, विश्वसनीयता आएगा। अब आता है कि मौखिक कौशल के विकास के लिए शिक्षण में क्या सावधानियां हो। अब यहां से सीटेट में प्रश्न फंसेगा, क्योंकि शिक्षक से संबंधित आ गया है कि एक शिक्षक कैसी सावधानियां बरतेगा शिक्षण के दौरान। और इस बार का जो सीटेट होने वाला है, जो सिलेबस में बदलाव आप सब जान रहे हो, वो यही बदलाव है कि शिक्षक से ज्यादा प्रश्न पूछेगा या छात्र के पढ़ने की शैली से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात ये जो इतिहास, भूगोल, नागरिक या विज्ञान से प्रश्न ज्यादा 60 नंबर 40 नंबर के पूछे जाते थे सैद्धांतिक, वो प्रश्न अब कम कर दिए जाएंगे। उसके जगह पर मनोविज्ञान से ही संबंधित प्रश्न को बढ़ा दिए जाएंगे। अर्थात इन प्रश्नों की संख्या अब बढ़ जाएगी। तो अब हम इस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे कि मौखिक कौशल का विकास के लिए शिक्षण के दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जब शिक्षक शिक्षण कर रहा होगा, तो जब वो बातें करता होगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करता होगा, तो बोलते समय, अपने विचारों को रखते समय शब्दों को तीव्रता के साथ उसे नहीं बोलनी चाहिए। धीरे धीरे आराम से बच्चों के सामने अपने विचारों को रखे, ताकि बालक बेहतर ढंग से शिक्षक की बातों को समझ सके। शब्दों के उतार चढ़ाव जो हैं, उस पर शिक्षक को ध्यान देना होगा, ताकि बालक भी उस उतार चढ़ाव को समझ सके। हमेशा शिक्षक को चाहिए कि वो शुद्ध शब्द का ही प्रयोग करे, ताकि बालक में भी शुद्ध शब्द प्रस्तुतिकरण के भाव आए, और बालक जब उसे श्रवण करेगा तो वो भी मौखिक वाचन के दौरान शुद्ध शब्दों का ही इस्तेमाल करेगा। शिक्षक को चाहिए कि जब शिक्षण करे तो मौखिक वाचन के दौरान विराम चिन्हों का वास्तविक प्रयोग करता रहे, कि कहाँ हमें धीरे से रुकना है, कहाँ पूर्ण रूप से हमें रुक जाना है। इन चीज़ों को शिक्षक अपने मौखिक संप्रेषण के दौरान करे, ताकि बालक उसे ग्राह्य करे श्रवण के रूप में। और छात्रों को अधिक से अधिक एक शिक्षक को प्रयास करनी चाहिए कि शिक्षण के दौरान उन्हें बोलने का अवसर दे दे। जब बालक बोलेगा तो निश्चित तौर पर मौखिक कुशलता विकसित होगी, वो निसंकोच भाव से अपनी बातों को रखना शुरू कर देगा। अब हम आगे बढ़ेंगे पठन कौशल, यानी कौशल का जो आधार है उसके तीसरे स्तर की ओर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पठन कौशल है क्या। तो पठन कौशल से तात्पर्य होता है कि ध्वनि के जो छिपे हुए लिपि प्रतीक के साथ संबंध स्थापित कर स्वस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ते हुए विचारों या भावों को ग्रहण जो किया जाता है, वही वास्तविक पठन कौशल है। अर्थात हम आप जो पढ़ रहे होते हैं, तो लिपि के माध्यम से वो प्रतीक, वो ध्वनि पे के छिपे हुए स्वरूप होते हैं, उन्हीं के स्वस्वर रूप में, या यूं कह सकते हैं कि हम चुपचाप मन ही मन उसे पढ़ते रहते हैं, और उसी के माध्यम से हम अपने विचारों को ग्रहण करते हैं। अर्थात जब बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो विचार को संप्रेषित भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ बोलने के दौरान हम उसके भावों को ग्रहण भी कर रहे होते हैं। जैसे पुस्तक, कोई पुस्तक को बोल बोल के पढ़ता है, कोई पुस्तक को मन ही मन पढ़ता है, लेकिन उस पढ़ने के दौरान देखिएगा कि हम अपने मस्तिष्क में विचारों को ग्रहण करते हैं। पुस्तक के माध्यम से दिए हुए वक्तव्य को, उसके भावों को हम ग्रहण करते हैं। यही पठन कौशल है। अब पठन कौशल के दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं स्वस्वर पठन, और दूसरे को कहते हैं मौन पठन। अर्थात जब बोलकर हम पढ़ते हुए भाव को ग्रहण करते हैं तो वो स्वस्वर पठन होता है। अब ये और जब हम बिना बोले मन ही मन पढ़ते रहते हैं और बिना आवाज निकाले हम भावों को समझते रहते हैं, उसे ग्रहण करते रहते हैं, तो वो मौन पठन होता है, यानी लिखित तथ्यों को बिना आवाज निकाले पढ़ लेना। ये मौन पठन या मौन वाचन कहलाता है। अब ये स्वस्वर पठन, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक व्यक्तिक पठन होता है, एक सामूहिक होता है। व्यक्तिक पठन से तात्पर्य है कि कक्षा में एक छात्र द्वारा ही पठन किया जाता है बोल बोल करके। जैसे देखते हैं ना, शिक्षक लोग क्या कहते हैं, बेटा खड़े हो जाओ, एक स्टेंजा तुम पढ़ो। अब बच्चा बोल करके उसे पढ़ता है, तब पूछेंगे कि अब ये जो एक पैराग्राफ तूने पढ़ा, इसमें समझा क्या। अब बालक पढ़ने के दौरान जो भाव ग्रहण किया होगा उसे अपने शैली में प्रस्तुत भी करता है। जबकि कभी कभी शिक्षक क्या करेंगे कि क्लास में मौजूद रहेंगे, कहेंगे कि सारे बच्चे अपनी किताब को निकालो और पढ़ना शुरू करो। सभी बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण देखिए ना, गांव घर में रामायण का होना। रामायण पढ़ने वाले जो रामायणिक होते हैं वो 8-10 मिल जाते हैं, सभी एक ही चीज को लगातार जोर जोर से पढ़ते हैं।
ये जो पठन का स्वरूप है ये सामूहिक पठन है जो मूल रूप से सस्वर हो रहा है। अब सस्वर जो पठन हो रहा है, इस सस्वर पठन में सावधानियां क्या रखनी चाहिए? तो सबसे पहली सावधानी होनी चाहिए कि भाव के अनुकूल हमें पढ़ना चाहिए। इसका सबसे सुंदर स्वरूप देखना कि रामायण जब पढ़ा जाता है ना, तो जैसे भाव होंगे ना वैसे ही पढ़ने वाली की वेदना होने लगती है। अचानक पढ़ने वाला को देखिएगा पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर देता है उस भाव के कारण। अर्थात बच्चे भी बरकक्ष में जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के दौरान, पठन करने के दौरान जैसा भाव हो उसी के अनुसार हमें पढ़ना चाहिए और अपने भाव को प्रस्तुत करना चाहिए और अपनी जो शैली है, भाव भंगिमा है, उसे भी प्रस्तुत करनी चाहिए। विराम चिन्हों के प्रति निश्चित तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब रुकना है, कब चाहिए, यानी कि सीधे पढ़ना नहीं है, अपितु विराम चिन्ह के माध्यम से हमें रुकना है, शुद्ध पढ़ना है, स्पष्ट रूप से पढ़ना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा और आत्मविश्वास से लवरेज होकर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़े तो हमें लगे कि हम गलतियां कर रहे हैं क्या, यह भाव नहीं आना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं सही पढ़ रहा हूं। और जब सही पढ़ने के भाव में आत्मविश्वास आप में होंगे तो निश्चित तौर पर गलतियां कम होती चली जाएंगी। अब हम दूसरा स्वरूप देखेंगे, मौन पठन, जिसका आधार है कि लिखित तथ्यों को बिना आवाज निकाले पढ़ा जाता है। यह मौन पठन या मौन वाचन कहलाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं गंभीर, एक को कहते हैं द्रुत। अब गंभीर क्या है, द्रुत क्या है? तो गंभीर से तात्पर्य होता है कि सामान्य तौर पर समझिए कि ये पठन का वैसा रूप होगा जिसमें विषय वस्तु पर हम अधिकार करते हुए विषय वस्तु के मूल भाव को जानने का प्रयास करते हैं। यानी पूर्ण रूप से गंभीर मुद्रा में पूर्ण चेतना के साथ हम उसको पढ़ते रहते हैं टकटकी लगा के, यही गंभीर है। और बोलते नहीं है, मन ही मन पढ़ रहे हैं और पूर्ण रूप से गंभीर हैं। जबकि द्रुत वाचन या द्रुत पठन का स्वरूप देखिएगा तो इसमें जो सीखा हुआ स्वरूप है उसी पर अभ्यास करते हैं और आनंद के साथ अवकाश के समय का भी हम इसमें सदुपयोग कर लेते हैं। अब जैसे किसी पाठ को आपने पढ़ रखा है तो अब उसे गंभीर तौर पर समझने की आवश्यकता नहीं है, आपने गंभीर तौर पर पहले ही समझ रखा है। अब आप क्या करते हो कि पलटे और रफली, जिसे आप पहले समझने में 1 घंटा लगाए थे, अब उसे 10 मिनट में पढ़ के आप समाप्त कर देते हो। ये द्रुत वाचन है, यानी यूं कहिए कि सरसरी निगाह से बढ़ जाना। जैसे देखिएगा पेपर में कभी कभी आप पेपर पढ़ते हो तो किसी टॉपिक को आप खूब बेहतर ढंग से आराम से पढ़ते रहते हो और कोई कोई बिंदु को सिर्फ सरसरी निगाह से देखते हुए आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता है कि गंभीर पठन के दौरान, गंभीर वाचन के दौरान एक छात्र गंभीर मुद्रा में उसके भाव को समझने का प्रयास करता है, लेकिन जब गंभीर मुद्रा में उसे प्रयास करने के बाद उसे समझ लेता है तो आगे फिर उसी बिंदु को यदि पढ़ेगा तो सिर्फ द्रुत तौर पर सरसरी निगाह से देखते हुए उस पर अभ्यास करेगा। अब मौन पाठन जो किया जा रहा है, मन ही मन किया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या है? तो मूल रूप से पहला उद्देश्य बनता है कि जो पठित पाठ है उसके मूल भाव को इससे समझना, कि बालक उसके मूल भाव को समझे, मूल तथ्यों का वो चयन कर ले। और इससे फायदा ये भी होगा कि मौन वाचन जब कराएंगे तो कक्षा अनुशासित होगा, शोरगुल नहीं होगा। स्वाध्याय यदि हम करेंगे इससे तो हमारी स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत होती चली जाएगी, चिंतन क्षमता हमारी बढ़ेगी, मस्तिष्क हमारा एक्टिव हो जाएगा और कम समय में हम ज़्यादा तथ्यों को समझेंगे क्योंकि हमने ध्यान केंद्रण कर लिया है, अर्थात ध्यान केंद्रण को बढ़ावा मिला है। अर्थात मौन वाचन के उद्देश्य है कि यह ध्यान केंद्रण को बढ़ाता है। इसके अलावा पठन कौशल जो था, मूल पठन कौशल, ये मौन वाचन पठन कौशल का पार्ट है। अब मूल पठन कौशल का क्या उद्देश्य होगा? तो ये बालक को स्वर में और मौन रूप में, दोनों रूपों में अभ्यास कराने का प्रयास है। ये शब्द भंडार में वृद्धि करता है। पठित जो कहानियां होंगी या कविताएं होंगे उनके भाव को ये समझाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाता है। स्वाध्याय के अर्थात सेल्फ स्टडी के ये भी भाव विकसित करेगा। इससे शुद्ध उच्चारण की क्षमताएं आप में विकसित होंगी। स्वर यंत्रों को साधने, स्वर यंत्र से तात्पर्य है कि तालु, जिह्वा, दांत, ओठ, इन सब चीजों को परिपक्व करेगा, उसे साधेगा और सटीक शब्दों का प्रस्तुतिकरण उसके वास्तविक तालमेल से होगा। साथ ही व्याकरण के जो ज्ञान है उन्हें भी ये बढ़ाने का काम करेगा। अब आता है कि इस पठन के दोष क्या है? तो इससे यदि आप अशुद्ध उच्चारण होगा तो हो सकता है कि दोष के तौर पर कभी कभी बालक अशुद्ध उच्चारण कर लेता होगा, संयुक्ताक्षर को एक साथ नहीं पढ़ पाता होगा, यानी स्व व संयुक्त जो है उसको स्व और व पढ़ लेता होगा, उसको जोड़ नहीं पाता होगा। बच्चा रुक रुक कर पढ़ता होगा,
कभी कभी ऐसा होगा कि पूरी धीमी गति से पढ़ता होगा, और कभी ऐसा भी होगा कि भाव के अनुसार नहीं पढ़ता होगा। अब जैसे पढ़ना है तो सीधे रट्टा मारते चले गए, उसके क्या भाव हैं उसके अनुसार हम नहीं पढ़ते जैसे रामायण वाले को देखते हैं ना कि भाव के अनुसार पढ़ता है, लेकिन बालक में कभी ऐसा होगा कि भाव से उसको कोई लेना नहीं देना है, सीधा वो पढ़ता चला जाता है, अर्थात भाव का ख्याल नहीं रखता है, जो इसके दोष के रूप में इंगित होते हैं। अब आखिरी जो बिंदु आता है वो है लेखन कौशल, यानी कुशलता के चारों पार्ट की आखिरी कुशलताएं। ये लेखन कौशल वे कौशल हैं जिसमें भावों या विचारों को सुसंबद्ध तरीके से लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी हमने लिखित तौर पर आपके सामने भेजा और आपने उसे पढ़ करके उसके भावों को ग्रहण कर लिया। जैसे अभी मेरा जो क्लास चल रहा है इसमें वीडियो है, लेकिन वीडियो में रिटन दिख रहा है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के उपयोग कर सकते हो। ये क्या दिख रहा है? ये लेखन कौशल का आधार है, हमारी लेखन कुशलता ही है, और इसे आप ग्रहण करोगे अपनी पठन कुशलता के बल पर। यहाँ हमने अपने भावों को या किताबी भावों को हमने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है जिसे आप देख रहे हो। अब लेखन कौशल, इसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, क्यों लेखन कौशल को लाया गया, क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो बालकों की भाषा पर पूर्ण पकड़ हो जाए इसलिए पठन कौशल के साथ साथ लेखन कौशल भी जरूरी है। बालकों की बौद्धिक क्षमताएं विकसित हों, अपने भावनाओं को वो अभिव्यक्त कर सके बेहतर तरीके से, इसलिए भी लेखन कौशल का विकास होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, ये भी आगे संचरित होती रहे, इसलिए भी लेखन कौशलता जरूरी है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में यदि आज हम जान रहे हैं तो ये लेखन कुशलता के बल पर ही हम जान रहे हैं कि उसके कोई ना कोई तथ्य लिखित अभी भी हमें प्राप्त हो गए हैं, अर्थात प्राचीन समय से आज तक स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसके कारण हम उन ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात सभ्यता और संस्कृति के हस्तांतरण हेतु लेखन कौशल जरूरी है। भाषा में क्रमबद्धता, एक रूपता लाने के लिए लेखन कौशल जरूरी है। बालकों की उंगलियों में सुदृढ़ता यदि लाना हो तो निश्चित तौर पर लेखन जरूरी है। आपकी राइटिंग कब सुधरेगी, आपकी लेखन कला, आपकी उंगलियों में समन्वय कब आएगा? जब लेखन कुशलताएं आपकी विकसित होंगी। अब इससे मस्तिष्क भी आपका क्रियाशील होगा, क्योंकि जिस चीज़ों को आप लिखते होंगे उन चीज़ों को मस्तिष्क से आप सोच रहे होंगे। अब इससे बालकों को लिपियों का भी ज्ञान होगा, विभिन्न प्रकार के मुहावरों का भी ज्ञान होगा, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना सीखेगा, विराम चिन्हों का प्रयोग वो सीखेगा, क्योंकि लिखने के दौरान वो इन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण करना प्रारंभ कर दिया है। अब आरोह अवरोह आदि की निपुणता भी वो हासिल कर लेगा कि किन शब्दों को कितनी गहराई से लिखनी है, और इससे बच्चों की लिखावट बेहतर होगी, व्याकरण से संबंधित ज्ञान उसमें बेहतर होगा, स्वाध्याय के प्रति उनकी भी रुचि विकसित हो जाएगी। अब आता है कि लेखन कौशल के लिए शिक्षण विधियाँ क्या हैं। अब कई शिक्षण विधियाँ हैं जो लेखन कौशल को विकसित करता है, और इसी का प्रस्तुतिकरण एक शिक्षक बच्चों के बीच विद्यालय में भी करता है, और इसे बचपन से आपने प्राप्त किया होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये किस विद्वान के द्वारा दी गई ये स्वरूप है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण आपके क्लास में होता रहता है। अर्थात लेखन कौशल की शिक्षण विधियाँ, पहले शिक्षण विधि को कहते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। यानी रूपरेखा अनुकरण विधि, इससे तात्पर्य होता है कि इसमें बालकों को मुद्रित पुस्तकें दी जाती हैं, यानी मुद्रित पुस्तिकाएं दी गई जिस पर अक्षर लिखे होंगे, बालक उसी को देख करके लिखने का अभ्यास करेगा, यानी लिखकर सीखता है। अर्थात जो दिया गया है बालक उसी का अनुकरण करता है। जैसे बच्चों के सामने कोई पुस्तक दे देंगे, उसमें लिखा होगा ओ आ, बच्चे को हम क्या कहेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को नीचे उतार करके अभ्यास करो, यानी कि बालक उसी को देख कर लिखने का अभ्यास करेगा। देखते हैं ना कॉपी, सीबीएसई विद्यालय में आप देखना, ऊपर के लाइन में ओ हर्षई दीर्घई लिखा हुआ है, नीचे से खाना बना के छोड़ दिया गया है। बच्चे को कहा जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है उसी की कॉपी करो। बालक बार बार उसे उतारता है, लिखता है, जिससे धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है और सही चीज़ों को लिखना शुरू कर देता है, सीख लेता है। दूसरा विधि है स्वतंत्र अनुकरण विधि। ये है कि अध्यापक श्यामपट्ट पर या स्लेट पर कुछ अक्षरों को इसमें लिख देगा और बालक उसी को देखकर लिखने का अभ्यास करता है। ये भी आप करवाते हैं, आपने भी ऐसा किया होगा कि प्राथमिक स्तर में, नर्सरी में, एलकेजी, यूकेजी में शिक्षक क्या करते हैं, बच्चे की जो स्लेट है उसके ऊपर लिख देते हैं, जैसे पहाड़ा लिख देना, और क्या कहते हैं कि बेटा इसी को तुम अब उतारो। अर्थात ये स्वतंत्र अनुकरण विधि का स्वरूप है, जिसमें श्यामपट्ट पर या स्लेट पर लिख दिए जाते हैं।
इसके बाद विधि में आता है मॉन्टेसरी विधि। ये मारिया मॉन्टेसरी की देन है। मॉन्टेसरी महोदय ने इस विधि के माध्यम से कहा कि लकड़ी या प्लास्टिक, ये इन चीज़ों पर वर्ण बने होंगे और बालक अपनी उंगली को घुमाएगा या चौक तथा पेंसिल को इसी में घुमाएगा, जिससे लिखने का अभ्यास होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फर्नीचर है, काठ है, कास्ट, उसके ऊपर हम कुदेर कर अ लिख देंगे और बच्चे को क्या कहेंगे कि इसी के ऊपर अब उंगली तुम फेरो। अब बच्चा लिखे हुए अ जो खुदेरा गया है उसके ऊपर अपनी उंगलियों को फेरेगा। फेरने के कारण धीरे धीरे उसकी उंगलियां समन्वित हो जाएंगी और बच्चा अ लिखना सीख लेगा, क्योंकि उंगलियों को घुमा घुमा के ऐसा किया है। और उंगलियों के सहारे वो पेंसिल को उससे घुमाएगा। जैसे देखते होंगे ना, चांद बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, चांद को रख लेते हैं, या वृत्त बनाना हो तो एक बल्ला रख लेते हैं, उसी में पेन चला देते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चों को जब विभिन्न प्रकार के अक्षरों को सिखाना होता है तो शिक्षक विशेष विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्रस्तुत कर देते हैं। मॉन्टेसरी कहते हैं कि लकड़ी या प्लास्टिक पर ऐसी आकृतियां बनी होंगी और बच्चे उसी पर खींचने का प्रयास करेंगे खाका, और धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाएंगे। इससे बालक रुचि भी इसमें लेंगे और विभिन्न प्रकार के अक्षरों को लिखना सीख लेंगे। इसके बाद आता है पेस्टालॉजी विधि। ये वही पेस्टालॉजी है जो फ्रावेल है, फ्रेडरिक फ्रावेल, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति लाई है, जिसे आप एलकेजी और यूकेजी के रूप में जानते हो, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। ये किंडरगार्टन पद्धति के तहत ही उसमें ज्ञान दिया जाता है। ये फ्रावेल की देन है और पेस्टालॉजी उसी फ्रावेल के गुरु हैं। पेस्टालॉजी की जो विधि है, इसमें वर्णों के छोटे छोटे खंड करके फिर टुकड़ों का योग करके अभ्यास कराया जाता है। यानी वर्ण क्या है, अ अलग है, फिर रो आकार रा अलग है, फिर मो अलग है। अब क्या कहा जाएगा कि बेटा इसे जोड़ो, अ के साथ रॉ को लगाओ, रॉ के साथ मो को लगाओ, क्या हो गया, अ की जगह पे आ लिख देना है, रॉ की जगह पर रा लिख देना है, और मो अलग अलग लिखा रहेगा वर्णाक्षर, इसे एक साथ करना होगा। ऐसा भी किया जाता है, अलग अलग अक्षर रखे रहते हैं, बच्चों को कहा जाता है इसे जोड़ो। जोड़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे कि नए शब्द बन जाएंगे, आराम। यानी पेस्टालॉजी कहते हैं कि इसकी विधि के माध्यम से बालक वर्णाक्षर को भी पहचानेंगे और वर्णाक्षर से बनने वाले शब्दों को भी जान लेंगे। इसके बाद आता है जेटकॉप विधि। इसमें बालक के सामने पूरा वाक्य रख दिया जाएगा तथा बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द को लिखेगा और मूल वाक्य से मिलाकर अशुद्धि का वो पता लगा करके दूर कर लेगा। अर्थात यूं कहिए, इस विधि को कहा जाता है पहले पढ़ो, उसे लिखो, फिर लिखे हुए को मूल से मिलाओ, देखो तथा संशोधन करो। यानी इसे समझिएगा, पहले पढ़ो यानी एक शब्द जो आपके सामने दिया हुआ है उसे पहले आप पढ़ लीजिए, फिर अब उन शब्दों को आप लिखिए। यानी अब ऊपर में एक लिखा हुआ किताब में है, आप उसे पढ़े और हूबहू आप लिखिए। लिखने के बाद आप पहले वाले जो लिखे हुए हैं जिसे आपने पढ़ा था उससे उसे मिलाइए कि आपने सही सही नकल किया है कि नहीं, मिलाइए। फिर उसको देखिए, यानी किसको देखिए, जो आपने लिखा है उसको देखिए कि गलती हुआ था क्या। यदि गलती हुआ है तो फिर उसको पहले वाले मूल से जो आपने मिलाया है उसी के आधार पर इसमें संशोधन कीजिए। अर्थात ये विधि है जेटकॉप विधि, और ये विधियां भी विद्यालय में अपनाई जाती है। बच्चों को शब्द दिए जाते हैं और कहे जाते हैं इसे उतारो, उतारने के बाद कहा जाता है कि देखो कि तुम में गलती भी हुई है, खुद से सुधार करो। बच्चा देखता है, गलतियां पाई जाती है तो उसमें संशोधन करता है। इसके बाद आता है वर्ण परिचय। यानी इस विधि को कहा जाता है कि ये विधि परंपरा से चली आ रही है। इसमें बालक को वर्णमाला के शब्दों को सुविधा अनुसार सिखाया जाता है तथा अक्षर सीख जाने के बाद मात्रा का ज्ञान दिया जाता है। यानी बालक को उनकी सुविधा अनुसार जैसे वो सीख सकते हैं वैसे ही वर्णाक्षर सिखाए जाते हैं, वर्णमाला के शब्दों को सिखाए जाते हैं, और अक्षर जब सीख हो जाते हैं तब मात्रा का उसको ज्ञान दिया जाता है। यानी मात्राओं और वर्णों के योग से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे पहले बच्चों को सिखाया जाएगा दो, फिर लो, ये सब सीख लेगा, तब मात्रा, ये वर्ण है, वर्ण के साथ साथ आता है ना क्वाय करके, क्वाय करके, फिर इन मात्राओं को सिखाया जाएगा। फिर बालक को कहा जाएगा कि इन मात्रा वर्ण आदि को जोड़ो। अब जैसे देखिए यहाँ मैंने दलदल दिया है, दो अलग, लो अलग, दो अलग, लो अलग, ऐसे मिलते हैं किताब में। प्राथमिक स्तर के बच्चों की किताब में ऐसे मिलते हैं और आगे लिखा रहता है दलदल।
ऐसे ही वर्ण और मात्रा का जोड़ यदि करेंगे तो द्व, फिर एगो ओकार का चिन्ह रहेगा आगे, फिर ल रहेगा, फिर नो रहेगा। अब ये क्या है, वर्ण और मात्रा दोनों है, बच्चा जोड़ेगा द ओकार, तो दो ल और नो यानी दोलन। अर्थात इस तरह से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ये परंपरागत विधि है जो प्राचीन समय से ही हो रही है। इसे वर्ण परिचय विधि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है शब्द द्वारा अक्षर परिचय, यानी सामान्य अक्षर सीखने में बालकों की रुचि नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में बालकों को शब्द द्वारा अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अर्थात शब्दों को चित्रों व वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे देंगे क, तो क के बराबर क्या करेंगे, तो कबूतर का एक चित्र दिखा देंगे। अब बच्चा क्या सीख लेगा, क से कबूतर, ट से टमाटर, ख से खरबूज, ढ से ढोलक, यानी बालक भिन्न भिन्न स्वरूपों को समझना शुरू कर दिया है। लेकिन इसे समझाने के लिए हमने क्या किया है कि बालक के सामने शब्द द्वारा अक्षर का ज्ञान कराने का हमने प्रयास किया है। कि हमें शब्द क्या दिए, कबूतर, कबूतर का चित्र आ गया, बालक कबूतर पढ़ा, लेकिन क से कबूतर पढ़ा, अर्थात इससे बच्चों ने अक्षरों को सीख लिया। अर्थात ये परिचय कैसे हुआ, शब्दों के द्वारा हमने बच्चों को अक्षरों से परिचित कराया। इसके बाद वाक्य द्वारा अक्षर परिचय, यानी ये विधि पठन में ज्यादा उपयोगी होगा और सामान्य रूप से कहिए तो लेखन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब वाक्य द्वारा अक्षर का परिचय कैसे कराएंगे, तो राम ने आम खाया। अब राम ने आम खाया, तो यहां पर देखिए हमने बच्चों को क्या अक्षर दिखाया, एक आम दिखाया। आम एक शब्द बना, पूरे वाक्य में एक आम शब्द को लिया और आम शब्द में उसने आ अक्षरों को पाया। यानी बालक यहां से वाक्य द्वारा अक्षर ही नहीं अपितु शब्द संबंधित अक्षरों तक ये पहुंचेगा। अर्थात इस प्रकार से हम बच्चों में विभिन्न प्रकार की कुशलताओं को विकसित करते हुए बालक को ज्ञान देने का काम कर सकते हैं। अर्थात ये विभिन्न प्रकार की लेखन विधियां हैं। अब इन विधियों में लेखन के स्वरूपों में एक आता है श्रुत लेख, एक आता है अनुलेख और एक आता है प्रतिलेख। हम बारी बारी से इसे भी समझेंगे कि सुलेख क्या है, अनुलेख क्या है, श्रुत लेख क्या है और प्रतिलेख क्या है। तो सबसे पहले हम सुलेख को समझेंगे। सुलेख से तात्पर्य होता है कि सुंदर लेख, यानी जिसकी लिखावट अच्छी हो, जिसको अच्छी प्रकार से पढ़ा जा सके और अच्छे ढंग से उसे समझा जा सके, यानी यह है सुलेख। प्रश्न दे देगा कि जिन अक्षरों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और लिखावट सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन है, सुलेख दीजिएगा। अब आता है श्रुत लेख, यानी श्रुत लेख से तात्पर्य है कि सुनकर लिखे गए, यानी एक शिक्षक बोलता जा रहा है और बच्चा लिखता जा रहा है, ये श्रुत लेख है। जबकि अनुलेख यानी किसी भी प्रकार की जो लिखावट है उसको ज्यों का त्यों लिखना, यानी यूं कहिए कि अध्यापक श्यामपट्ट पर जब लिखते हैं तो बालक भी उन्हीं की गति से देख करके हूबहू उसी चीज की नकल उतार लेता है, ये अनुलेख होता है। जबकि बालक किसी भी छपी हुई पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को देखकर हूबहू नकल कर लेगा, अर्थात अपनी भाषा में इसे नकल करना भी हम कह सकते हैं, ये प्रतिलेख है। अर्थात प्रश्न आ जाएगा कि अपनी भाषा में नकल करना क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन होगा, करेक्ट जवाब आपका होगा प्रतिलेख। अब हम लेखन की जो कला है, कुशलताएं हैं, अब लेखन शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अर्थात अब हमारा अगला बिंदु होगा कि लेखन शिक्षण हेतु शिक्षक क्या सावधानियां बरते। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को बड़े बड़े अक्षर लिखने दिया जाए और धीरे धीरे उसका आकार छोटा कीजिए, यानी शुरुआती समय में ही छोटे अक्षरों या छोटी आकृतियों को मत दीजिए। यही कारण है कि देखिएगा विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके सामने बड़ी बड़ी आकृतियां होती हैं और बड़े बड़े ही बच्चे लिखते हैं और धीरे धीरे वो छोटी आकृतियों में परिणत हो जाते हैं। ये सावधानियां शिक्षक को बरतनी चाहिए। साथ ही बालक की सुलेख पर भी ध्यान देनी चाहिए ताकि बालक सुंदर लिखे, शुद्ध लिखे, स्पष्ट लिखे। बालक से शुरुआती समय में उसके नाम आप लिखवाइए, यानी वो अपना नाम लिखे, साथ साथ अपने घर के फैमिली मेंबर का नाम लिखे। इससे क्या होगा कि बालक फैमिली मेंबर को भी पहचानने लगेगा और धीरे धीरे नाम के उच्चारणों की शुद्धिकरण की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आगे वो व्याकरणिक स्वरूप में भी बढ़ेगा। इससे बच्चों में प्रसन्नता का भाव आएगा,
क्यों प्रसन्नता का भाव आएगा? तो लगेगा कि शिक्षक विशेष मेरे ही माता पिता के नाम हमसे लिखवा रहे हैं, मेरा नाम हमको लिखने कह रहे हैं। बच्चा खुश हो जाएगा, लेखन में रुचि लेने लगेगा। अर्थात शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। सरल से कठिन शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए, यानी पहले सरल शब्द फिर कठिन शब्द लाना चाहिए और उस पर अभ्यास कराना चाहिए। और चाहिए शिक्षक को कि श्यामपट्ट पर या स्लेट पर या कागज पर पेंसिल से बच्चों को लिखवाए। लेकिन शुरुआत क्या करनी चाहिए? पहले जमीन पर उंगली से लिखवाइए, फिर श्यामपट्ट पर चौक से लिखवाइए, उसके बाद कागज पर कलम से पेंसिल से लिखवाने के बाद फिर कलम पर ले जाइए। यानी बारी बारी से धीरे धीरे। और ऐसा ही विद्यालय में किया जाता है कि बच्चे को पहले पेंसिल चौक से लिखाया जाता है, फिर पेंसिल से, और तत्पश्चात देखिएगा वो कलम से लिखता है। और लिखने में यदि बच्चे थकान का अनुभव करने लगे तो एक शिक्षक को प्रयास करने चाहिए कभी लिखवाना बंद कर दे। क्योंकि यदि थकान का अनुभव करेगा और फिर भी हम जबरदस्ती लिखने को ही प्रोत्साहित करते रहेंगे तो लेखन के प्रति उनकी अरुचि का भाव आएगा, बालक को मजा नहीं आएगा। साथ ही पढ़े हुए पाठ से ही लिखने का अभ्यास कराइए। जिस पाठ को बालक ने समझ रखा हो, जिसको उसने पढ़ा हो, हमेशा एक शिक्षक के तौर पर आप अभ्यास उसी पाठ पर करवाइए, ताकि बालक द्वारा जो लिखे हुए अंश हैं वो बेहतर हो सके, उसको समझ सके, और यदि उसमें कमी रहे तो सुधार शिक्षक करे और बालक के सामने ही कर दे, ताकि बालक को भी ये पता चलेगा कि कहाँ उसने गलती किया है और किन बिंदुओं में उसने गलती किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी शिक्षण का छठा टॉपिक था भाषा कौशल, उसको हमने समाप्त कर दिया है। और यदि हमारा ये लेक्चर आपको बेहतर लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप इस पर कमेंट करना और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि बेहतर लगे, लेक्चर हमारा बेहतर हो, तो लाइक करने के साथ साथ आप इसे शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि सिर्फ आप ही फ़ायदे नहीं लें, अपितु नए बच्चे जिन्होंने अभी बीएड करना प्रारंभ किया है या आधे बीएड में अभी हैं और आगे शिक्षक बनने की उनकी भी चाह है, तो वो भी इससे कुछ फ़ायदा ले सके। इसलिए हमारे इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें, और शेयर करें, और कोई भी आपके संबंधी हो तो उन्हें सब्सक्राइब करने भी ज़रूर कहें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि यदि मैं मोटिवेट होऊंगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा और बेहतर लाऊंगा और नए सिलेबस के आधार पर लाऊंगा, ताकि आपको और भी बेनिफिट मिले और निश्चित तौर पर आपको सीटेट में सफलताएं मिले। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर अगले वीडियो के साथ मैं अगले दिन निश्चित तौर पर नए क्लास के साथ आऊँगा, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर आप कीजिएगा। धन्यवाद।